नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको फाइज़र बायोएनटेक नामक यूएस बेस्ड वैक्सीन जो कि जुलाई तक भारत में उपलब्ध होने की उम्मीद है, उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताऊंगी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये वैक्सीन यूएस में कोरोना के मौजूदा आंकड़ों के बीच 95% यानी कि 95% असरदार साबित हुई है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को वैक्सीन से संबंधित सामान्य जानकारी दूंगी। साथ ही साथ हम यह भी जानेंगे कि यह वैक्सीन किसको लगवानी चाहिए, यह वैक्सीन किसको नहीं लगवानी चाहिए और यह वैक्सीन कितनी अच्छी तरह काम करती है। इस वैक्सीन को किस तरह स्टोर किया जाना चाहिए, इस वैक्सीन से होने वाले संभावित दुष्प्रभाव क्या क्या हैं। तो इसलिए दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। फाइज़र कोविड-19 वैक्सीन जुलाई तक भारत में उपलब्ध होने की उम्मीद है। डॉक्टर विनोद पाल, सदस्य नीति आयोग में और नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर कोविड-19 के अध्यक्ष ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा है कि सरकार फाइज़र के साथ लगी हुई है क्योंकि उनको कुछ निश्चित मात्रा में उपलब्धता का संकेत मिला है। आने वाले महीनों में वैक्सीन की मात्रा संभवतः जुलाई में शुरू हो सकती है। इस वैक्सीन से संबंधित सामान्य जानकारी कुछ इस प्रकार है। इस वैक्सीन का नाम BNT162b2 वैक्सीन है। इस वैक्सीन के मैन्युफैक्चरर हैं फाइज़र इंक्लूसिव एंड बायोएनटेक। इस वैक्सीन में mRNA प्रकार की वैक्सीन का यूज़ किया गया है। इस वैक्सीन के लिए व्यक्ति को 2 शॉट देने होंगे जिनका अंतराल 21 दिन का होगा। अब दोस्तों हम ये जानते हैं कि ये टीका किसे लगवाना चाहिए। 12 साल और उससे अधिक उम्र के लोगों के लिए फाइज़र बायोएनटेक वैक्सीन की सिफारिश की जाती है। यह वैक्सीन किसे नहीं लगवाना चाहिए, अगर इस पे गौर किया जाए तो मैं आपको बता दूं, यदि आपको mRNA कोविड-19 वैक्सीन के किसी भी घटक से गंभीर एलर्जी प्रतिक्रिया या तत्काल एलर्जी की प्रतिक्रिया हुई है, भले ही वह गंभीर ना हो, तो आपको mRNA कोविड-19 वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए। यदि आपको mRNA कोविड-19 वैक्सीन की पहली खुराक मिलने के बाद गंभीर या तत्काल एलर्जी की प्रतिक्रिया हुई है, तो आपको mRNA कोविड-19 वैक्सीन की दूसरी खुराक नहीं लगवानी चाहिए। एलर्जी की प्रतिक्रिया को तब गंभीर माना जाता है जब किसी व्यक्ति को एपिनेफ्रिन और एपिपेन से उपचार की आवश्यकता होती है, यानी कि यदि उन्हें चिकित्सा देखभाल प्राप्त करनी होती है। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि कोविड-19 टीकों के आम साइड इफ़ेक्ट्स और डॉक्टर को कब कॉल करना होगा। तत्काल एलर्जी की प्रतिक्रिया का अर्थ है जोखिम के 4 घंटे के भीतर प्रतिक्रिया, जिसमें पित्ती, सूजन या घरघराहट जैसे लक्षण शामिल हैं। यदि आप mRNA कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करने में सक्षम नहीं हैं, तो भी आप एक भिन्न प्रकार का कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करने में सक्षम हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि इस वैक्सीन से जुड़े संभावित दुष्प्रभाव क्या क्या हैं। इसमें व्यक्ति को सामान्य तौर पर पेन, रेडनेस, स्वेलिंग, टायर्डनेस, हेडेक, मसल पेन, चिल्स, फीवर, नौशिया, ये दुष्प्रभाव वैक्सीन मिलने के 1 या 2 दिन के भीतर होते हैं। वे सामान्य संकेत हैं कि आपका शरीर सुरक्षा का निर्माण कर रहा है और कुछ दिनों के भीतर चले जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि ये फाइज़र नामक वैक्सीन किस तरह काम करती है। 16 साल और उससे अधिक उम्र के लोगों में नैदानिक परीक्षणों के साक्ष्य के आधार पर फाइज़र बायोएनटेक वैक्सीन पिछले संक्रमण के सबूत के बिना लोगों में प्रयोगशाला द्वारा पुष्टि की गई। कोविड-19 बीमारी को रोकने में ये वैक्सीन 95% प्रभावी थी। इस फाइज़र नामक वैक्सीन को किस तरह स्टोर किया जाना चाहिए।
फाइज़र द्वारा विकसित वैक्सीन के अलावा अन्य सभी टीकों को 2 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच स्टोर किया जा सकता है, जबकि फाइज़र के टीके को -70 डिग्री सेल्सियस पर स्टोर करना होगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम ये जानेंगे कि ये वैक्सीन किस तरीके से काम करती है। mRNA वैक्सीन लिपिड नैनोकणों द्वारा आपके शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है। कोशिकाओं को नए कोरोना वायरस की सतह पर पाए जाने वाले स्पाइक प्रोटीन को उत्पन्न करने का निर्देश देता है, जो संक्रमण की शुरुआत करता है। 1-2 कोशिकाओं को स्पाइक प्रोटीन उत्पन्न करने का निर्देश एक प्रतिरक्षा उत्पन्न करता है, जिसमें एंटीबॉडी का उत्पादन भी शामिल है। सार्स कोरोना वायरस 2 स्पाइक प्रोटीन के लिए विशिष्ट 3 mRNA टीकों में कोई वायरस का नहीं होता, जिसका अर्थ यह है कि इनमें वायरस और जीवाणु के कमज़ोर या मृत भाग नहीं होते हैं। उम्मीद है ये वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी, और पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।